एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं धर्मेश सिनेमा में। तो आज एक बार फिर से हमारे बीच में जूनियर महमूद जी मौजूद हैं और आपको मैंने लास्ट टाइम कहा था कि जब भी वो दिल्ली आएंगे हमसे ज़रूर मिलकर जाएंगे। तो आज एक बार फिर से हमारे बीच में मौजूद है और आज हम उस किस्से के बारे में बात करने वाले हैं, उस कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने समय में एक अलग पहचान बनाई, जिनके नाम से आज भी लोगों को वो किस्से याद आ जाते हैं, वो दौर याद आ जाते हैं जिनको लोग भूल नहीं पाते। हम बात कर रहे हैं जीवन जी के बारे में। तो आज जूनियर महमूद जी हमारे साथ कुछ किस्से शेयर करेंगे जीवन महमूद जी के। तो सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपने दोबारा से हमें टाइम दिया और हमारे दर्शक बहुत खुश होते हैं, हर बार आप आते हैं, हर बार आपको ऐसे ही प्यार देते हैं। तो बताइए सर कुछ जीवन जी के बारे में। मैं धर्मेश सिनेमा के देखने वालों को फिर से सलाम करूंगा, नमस्कार करूंगा, सत श्री अकाल कहूँगा। आपने दिव्या इतने बड़े एक्टर का नाम लिया है, इतने बड़े कलाकार का नाम लिया है, जीवन साहब। आपके घर वाले जो बड़े बुजुर्ग होंगे वो खुश होते होंगे जब ये नाम सुनेंगे तो। हाँ। क्योंकि ये वो कलाकार है जो बिगिनिंग में जब इंडस्ट्री में आए तो हीरो बन के आए, जस्ट इमेजिन। और भी सिंगिंग हीरो हैं, रोमांटिक गाने गाते थे, दुबले पतले थे। बाद में कैरेक्टर आर्टिस्ट में इन्होंने जगह बनाई। विलन के तौर पे इन्होंने मैक्सिमम काम किया दिलीप कुमार साहब के अपोजिट जी। तो ये बड़ा लैंडमार्क है करियर का इनके कि इन्होंने यूसुफ साहब के सामने बहुत सी फिल्में की हैं एज मेन विलन। तो ये बड़ा अचीवमेंट होता है लाइफ में। तो हम जैसे जब नए नए आए थे इंडस्ट्री में तो हम जैसों के लिए ये सब प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है। और बहुत सी बातें ऐसी जो हम लोगों में समाई हैं, उसका कारण जीवन अंकल भी हैं। और जीवन अंकल से फैमिली रिलेशन मेरे रहे हैं। किरण मेरे बड़े भाई की तरह हैं, किरण कुमार जो उनके साहबजादे हैं। एक साहबजादे उनके गुजर गए, भूषण नाम था उनका, वो भी भाई समान थे हमारे। और अक्सर हमारा उठना बैठना साथ हुआ है। और इत्तेफाक से मैं उनका पड़ोसी हूँ, यूँ कहूँगा ना जी। तो मालिक की मेहरबानी से कुछ ही बिल्डिंग छोड़ के उनका बंगलो है, मेरा तो छोटा सा फ्लैट है, पर उनका पूरा बंगलो है। और बड़े अच्छे ख़ानदान के लोग, ख़ानदानी लोग, कश्मीर के पंडित हैं आप लोग। और ज़बान बड़ी उनकी बहुत प्यारी है। और उस दौर में तो सभी की ज़बानें अच्छी थी क्योंकि मोस्टली स्कूल में उर्दू का वो ज़्यादा सिखाया जाता था। और इसलिए धर्म जी या प्राण अंकल या दिलीप कुमार साहब या जीवन अंकल, ये सब पुराने लोग, मंजे हुए लोग उर्दू बहुत अच्छी बोलते आए हैं क्योंकि पढ़ाई उसमें की है। पर रही मेरी बात तो मेरा उनका साथ हुआ बहुत पुराना। मेरा फिल्म बनी थी 1969 में। देखिए मुझे याद आ गया, 69 में एक फिल्म बनी थी बालक का एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था जो भरत व्यास जी ने लिखा था। गीत के बोलते, सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम, चिट्ठी में सबसे पहले तुझको करता मैं प्रणाम, या राम राम। यानी कि ये भरत व्यास जी का वो गाना है जो दुनिया ख़त्म होने तक तो चलेगा, या याद रहेगा। क्यों, ये पिलर्स हैं इंडस्ट्री के, जिन लोगों ने जो काम कर गए हैं ये पिलर्स हैं। उनमें से एक पिलर जीवन साहब भी हैं। देखिए, आपके दिलीप कुमार साहब के सामने खड़े होकर आंखों में आंखें डाल के कंप्लीट परफॉर्मेंस देना मजाक नहीं होता है, बहुत बड़ी बात होती है। यानी आप में वो कैलिबर, आपकी क्षमताएं उतनी हैं कि आप उनको मैच कर सको। तो ये सब चीज़ें वो है जो हम लोगों को प्रेरणा दी है, हम लोगों को, हम जैसे छोटे कलाकारों को जिन्होंने सीखा है उनसे। या उनकी फिल्में आज भी हम देखते हैं तो उनके खड़े रहने का ढंग, या शॉट से एग्जिट लेते हैं, जब एग्जिट लेना ये बहुत कठिन काम है कि आप एक ब्लॉक में खड़े हुए हैं, डायलॉग ख़त्म हो गया, आपको यहाँ से पास होना है। तो पास होने का जो जज्बा है या जो टेंट्रम्स है, वो बिना वो किए आप कैसे पास होते हैं और लोगों की निगाह में कैसे टिके रहते हैं, वो जो अदा थी, वो तरीका था, वो उनको बखूबी आता था। बखूबी। और मैं समझता हूँ कि हम जैसे लोगों को अगर कहीं एक्टिंग भूल जाएं या अपने आप को मैच्योर करना हो एज एन एक्टर, तो हमें ये सब बड़े कलाकारों की फिल्में डीवीडी पे लाकर देखनी चाहिए, जिनमें से जीवन साहब एक हैं।
आप दिलीप कुमार साहब, महमूद साहब, प्राण अंकल, शमी अंकल, राज कपूर अंकल, इनको अगर हम गिने तो हमें जीवन साहब को भी उस लेवल पे रखना चाहिए, क्योंकि बहुत मंझे हुए, बहुत सटीक कलाकार। आपको अगर याद हो, एक फिल्म बनी थी जॉनी मेरा नाम, तो उसका क्लाइमेक्स एक सीन था, जो क्लाइमेक्स सीन, ये वाहद फिल्म है जो जिसका क्लाइमेक्स एक ही जगह पे है। उस एक जगह पे 22-23 मिनट का आप पब्लिक को होल्ड करते हैं, तो उसमें जब जीवन साहब की एंट्री होती है, अल्लाह, आप समझ लीजिए कि वो क्लाइमेक्स कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप भी कलाकार हैं, कल को अगर आपको एक्टिंग का जज्बा आपका जागा तो ये चीज़ें आपके काम आएगी। और जो सुनने वाले अजीज़ हैं मेरे, जिनमें ये सब बातें हैं, जो कलाकार बनना चाहते हैं, तो जीवन अंकल की फिल्में ज़रूर देखें, उनकी टाइमिंग देखें, उनके चेहरे के तासुरात देखें आप। तो हमारा मुल्क बड़ा गिफ्टेड है जी, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा गिफ्टेड है कि हमको सब वो कलाकार मिले हैं जिनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, जिनमें से जीवन अंकल हैं। अच्छा सर, एक सवाल और बीच में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पहले की दौर की बात करें और अब की इंडस्ट्री की बात करें, तो पहले के जो कलाकार हैं आज भी एवरग्रीन हैं, उनको याद करते हैं, उनकी अदाएं लोग भूल नहीं पाते, लेकिन आज और पहले में कुछ डिफरेंस आपको लगता है, कुछ बताएंगे? देखिए, बहुत से ने डिफरेंस के बारे में कहा होगा, पर मेरा मुद्दा बड़ा फ्रैंक है, बहुत सीधा साधा है कि वो दौर था, वो दौर लद गया, ये दौर चल रहा है, तो दौर से दौर को मिला नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भाई वो यूं है तो यूं है, पर आप मिला कैसे सकते हैं? आपके पिताजी में और आप में तुलना हम कर सकते हैं क्या? वैसे मैं अपने पिताजी के बारे में अपनी तुलना नहीं कर सकता, वो बाप थे। मैं बोलना ही चाह रहा हूँ, बाप का और बेटे का कोई तवाज़ुन एक जैसा हो नहीं सकता। रही बात दौर की, वो दौर उस दौर के लिए बहुत अच्छा था, ये दौर आज दौर के लिए बहुत अच्छा। आपके पास हाथ में मोबाइल है, पूरी दुनिया है आपके हाथ में, विंबलडन देख रहे हैं आप यहाँ बैठे बैठे, आप वर्ल्ड कप देख रहे हैं आप, तो जो सुविधाएं, जो आसानियाँ आज हैं सो हैं, बट गॉड इज़ अबव। मैं सही बोल रहा हूँ आपसे, कला की क्षमताएँ, द एबिलिटी है ना, जो एक कलाकार का एक जोश, काम करने का जज्बा, शौक़, दैट इज़ क्वाइट मिसिंग। इट इज़ वेरी सैड, बुरा लगता है, क्योंकि अगर आप फनकार हैं तो आपको हर तरह से फनकारी होनी चाहिए। तो मैं जीवन साहब की एक बात याद कर रहा हूँ और मैं आपको सबसे शेयर करना चाहता हूँ। धर्मेश सिनेमा के सुनने वाले इसको बहुत एंजॉय करेंगे, चूँकि मैं उनके बगल में रहता हूँ। तो एक फ़िल्म बन रही थी हमारी शेख मुख्तार साहब की, ये सब नए नाम है आपके लिए दिव्या। तो उनकी एक फ़िल्म बनी थी, उस्ताद पेदरो नाम की एक फ़िल्म बनी थी। तो उसके लिए हम हैदराबाद जाते थे शूटिंग के लिए, क्योंकि उसका बैकड्रॉप राजा महाराजों का था। तो हैदराबाद में बड़े बड़े महल हैं और बड़े बड़े उस ज़माने के अजीम वो हैं, तो हम वहाँ जाते थे शूटिंग के लिए। एक रोज़ की बात है कि मुझे रात को जीवन अंकल का फ़ोन आया लैंडलाइन पे। तो बोले, तू सो रहा है क्या? मैं कहा नहीं अंकल, तैयारी में हूँ। बोले, सुबह जाना है तो हैदराबाद जा रहे हैं ना? मैं कहा जी अंकल, अपन साथ ही चल रहे हैं ना, मैं भी तो हूँ ना। बहुत अच्छी बात है। तो बोले, एक काम करियो, मैं अपने ड्राइवर को भेज देता हूँ, मैं तेरी गाड़ी में एयरपोर्ट चलूँगा, तेरा तो ड्राइवर रहेगा ना। मैं कहा जी जी जी। तो बोले, एक ही गाड़ी लेते हैं। ये सादगी देखें आप, जबकि मुझ जैसे वो ख़रीद सकते हैं वो, पर सादगी देखें, आपके दिल बड़ा करने का तरीक़ा देखें आप। तो मैं उन्हें लेके एयरपोर्ट चला गया, रमज़ान के दिन थे। तो गए तो इनको खाना खिलाने का और पकाने का बड़ा शौक़ था। अच्छा, आप जीवन साहब के बारे में पढ़ेंगे या सुनेंगे तो पुराने लोग यही बोलेंगे, खिलाते बहुत प्यार से थे, पकाते बहुत प्यार से थे। तो ये हुआ, मैं उन्हें लेने चला गया, उन्हें लेके एयरपोर्ट पहुँचे। तो उस ज़माने में छोटी फ़्लाइट होती थी, आजकल तो ये सब एयरबस वगैरह आ गई, उस वक्त इतनी बड़ी बड़ी फ़्लाइट्स नहीं होती थी। तो जो ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट इज़ टू बी बिग लेंदियर, बड़े लंबे सफ़र होते थे तो आज के बनिस्बत। तो हम गए, चेयर पे बैठ गए, अपनी अपनी सीटों पे बैठ गए, बेल्ट लगा लिया, हैदराबाद के लिए हम फ्लाई कर गए। तो जैसी स्विच अपना साइन आई कि भाई स्विच अपने अपने पट्टियाँ खोल ली, पेटियाँ खोल लीजिए। तो हमने पेटियाँ खोल ली। तो जीवन साहब ने झुक कर एक टिफ़िन निकाला, टिफ़िन निकाल के खोलने लगे, डब्बा अब्बा बेल बजाकर एयर होस्टेस को बुलाया, गेट मी 2 एम्प्टी प्लेट्स, दो बोले वो।
और वो कुछ नाश्ता बना के लाए थे घर से घर रात से को। खुद से। हाँ, उनको शौक था। तो फजर का टाइम था, मॉर्निंग फ्लाइट थी, तकरीबन 6 बज रहे थे। तो बोले बेटे देख मैंने बहुत मेहनत की इसके पीछे, ये किया मैंने, वो किया, उसकी मुझे इसी चीज़ें बता रही क्या क्या मिला है तेरी आंटी ने, ये किया। तो बोले चल फटाफट शुरू हो जाते हैं दोनों, नाश्ता करते हैं। तो मैंने बोला अंकल आप खाइए, मैं नहीं खाऊंगा। मैं पागल है क्या, दीवाना है क्या, मैं कितनी देर मैंने अपना खून जला इसके सामने कर, तू खाएगा पक्का, बदतमीजी मत कर। मैं कहा मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं दरअसल वो पहला रोज़ा था, मैं रोज़ा रख के अच्छा, रोजा रख के हाँ, आए थे। तो मैं वो शाइनिंग नहीं करना चाह रहा था, उनको ये बता कि मैं सहरी करके आया हूँ या मेरा पहला रोज़ा है या वॉट एवर। तो मैं जब वो बहुत ज़्यादा खफा होने लगे तो मैंने कहा मैं अंकल ऐसा ऐसा मैं सहरी करके आया हूँ और मैं रोज़ा हूँ। अरे बोले सॉरी 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 सॉरी, मुझे क्या पता, बोले आई एम वेरी वेरी सॉरी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। उन्होंने टिफ़िन बंद कर दिया, टिफ़िन बंद कर दिया, तो उन्होंने भी नहीं खाया। नहीं खाया। ये बड़ी बात, हाँ। ये बड़ी बात। उन्होंने तो मतलब वो बनाकर ही ऐसे लाए थे कि आप और वो दोनों साथ पे खाएंगे। जी। तो खैर उन्होंने नहीं खाया, टिफ़िन बंद कर दिया। जब मैंने उनसे कहा भी आप खा लीजिए। मैं अंकल बोले, नहीं 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 कोई बात नहीं कोई बात नहीं, गुड गुड गुड, गॉड ब्लेस यू, ऐसे करके बोले। वाह वाह वाह, मुझे खुशी हो रही, मुझे खुशी हो रही। बोले तो लाइन में होके भी बहुत अच्छा है, बड़ा मकर की बात की उन्होंने। जी ये बड़ों की बड़ी बात देखिए। तो उन्होंने बड़े खुश हो गए कि भाई बच्चा शूटिंग होते हुए भी रोज़ा रखा है। हम जबकि मैं शाइनिंग नहीं करना चाह रहा था। अच्छा तो हम चले गए, हमने शूटिंग वूटिंग की। तो जिस होटल में हम ठहरे थे उसके बिल्कुल सामने मस्जिद थी, और मस्जिद से अजान की आवाज़ आएगी तो रोज़ा खोलेंगे, अफ्तारी करेंगे। तो शेख मुख्तार जो हमारे प्रोड्यूसर थे उन्होंने अपने कमरे में दस्तरखान बिछा दिया था अच्छा, अफ्तारी के लिए कि जो जो रोज़दार हैं वो वो सारे आके आएं। रोज़ा खोलें, जो रोज़दार नहीं है वो भी आए। देखिए हाँ, बड़ों की बड़ी बात। तो हम सब उनके रूम में पहुंच गए जितने रोज़दार थे। अब देखा कि सबको तो बुलाया था, जीवन अंकल नहीं दिख रहे। अब जीवन अंकल नहीं दिख रहे तो शेख मुख्तार साहब ने कहा जीवन साहब के कमरे में फ़ोन लगाओ, भाई सब एक ही होटल में थे हम लोग, वो कहाँ गायब हैं, वो तो चाहिए ना भाई, सब लोग साथ बैठेंगे अफ्तारी करेंगे, सवाब आए अब मिलेगा उन्हें वगैरह वगैरह। अब जैसे हम लोग बैठे रहे उनके घर वो कमरे में फ़ोन लगा रहे होटल के, तो बैल जा रही, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो उन्होंने कहा भाई बैल तो जा रही है लेकिन जीवन साहब फ़ोन नहीं उठा रहे। तो उन्होंने फ़ोन नीचे रखा, कुछ देर बाद शेख मुख्तार साहब के कमरे में फ़ोन आता है। बोले हेलो, अभी 1-2 मिनट बाकी है अजान होने में, अभी बत्ती जलेगी। बोले जूनियर को बोला रोज़ा नहीं खोले, मैं वो टिफिन लेके आ रहा हूँ जो अभी किचन में है मेरे पास। अरे वाह, वो टिफिन गर्म करने गए वो, और सिर्फ होटल आपके लिए। किचन में गए, होटल के किचन में गए, गर्म करके लाए, अफ्तारी के टाइम पे ला के टिफिन रखा और सबको बोला भाई एक एक बोटी जो भी अपने हिस्से में आके खाओ और मुझे सवाब का मौका दो। अब दिव्या आप मुझे बताएं कि ऐसे लोग, ऐसी बातें कि हमारे मुल्क में और पैदा होंगी क्या? बिल्कुल नहीं सर, शायद ही ऐसा कोई देखने को मिले जी जो जी जी जी, और बड़ा नसीब वाला हूँ कि मैं पूरी फैमिली को जानता हूँ उनको, और ऐसे कलाकार दोबारा पैदा होंगे नहीं। तो अच्छा लगता है जब उनके साथ मेरा नाम जुड़ता है। तो थैंक यू सो मच दिव्या, जो आप मुझे याद करती हैं। और ख़ासकर शुक्रिया मैं धर्मेश सिनेमा का, उनके देखने वालों का करना चाहता हूँ कि इस मोहब्बत को कायम रखें। और मैं जब भी दिल्ली आऊँगा मैं डेफिनेटली आपके साथ बैठ के अपनी मोहब्बत की बातें शेयर करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच। तो ये देखा आपने हमारे साथ एक और किस्सा जो हम जूनियर महमूद साहब ने आपके साथ शेयर किया। तो हम चाहते हैं ऐसे ही बहुत से किस्से हैं अभी बाकी जो आपके लिए, अपने दर्शकों के लिए हम हमेशा लाते रहेंगे। और हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम चाहते हैं कि अभी भी अगर आपके दिल में कोई किस्सा हो जो आप सुनना चाहते हैं जूनियर महमूद जी से, तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मैं दिव्या, धर्मेश सिनेमा।